नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे गर्भ के अंदर का लाइनिंग कहीं और बढ़ने लगता है, जैसे कि ओवरीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, या शायद पेट के अंदर भी, पेल्विक एरिया में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, कभी बहुत सीवियर होते हैं, जैसे कि पेट में लोअर अब्डोमेन में पेन होना, बैक पेन होना, सीवियर पीरियड पेन होना, थकान होना, पीरियड में चेंजेस होना, यानी कि हेवी ब्लीडिंग, कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग्स होना, बावल मूवमेंट्स में भी पेन हो सकता है, और पेन ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स। तो ये सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस जब सीवियर होता है या मॉडरेट होता है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। जब एंडोमेट्रियोसिस कम होता है तो किसी को कभी कभी सिम्टम्स नहीं होने के चांसेस भी होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में जो गर्भ का टिश्यू होता है वो बॉडी के बाहर बढ़ता है, मैंने कहा, और वो भी ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू जाता है जो गर्भ के अंदर का लाइनिंग जिससे गुजरता है। तो पीरियड के पहले जब प्रेगनेंसी नहीं आता है तो ये जो गर्भ के अंदर का लाइनिंग होता है वो बाहर निकल जाता है पीरियड के जैसे। एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू भी वही हार्मोन्स को रिएक्ट करते हुए वो भी ब्लीड करना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि उसको बाहर आने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि ओवरीज पे हो सकता है, पेट में हो सकता है, इसीलिए वहां पे वो लीक होना शुरू होता है, जिसके कारण पेन, इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग होना देखा जाता है एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में। तो ये होता क्यों है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ठीक से बताने के लिए इसके रीजंस अननोन है। कुछ ऐसे फैक्टर्स बता सकती हूँ जो मेडिकली पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड पीछे जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, पीछे चला गया, तो इसलिए भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जेनेटिक कारणों की वजह से या लिम्फेटिक इश्यूज की वजह से। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो लगातार हो सकता है। हर 10 महिलाओं में एक में ये देखा गया है, और एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी 10 साल लग जाते हैं पूरी तरह से डायग्नोस होने के लिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य संपर्क करना चाहिए, तो वो देख के बताएंगे कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, क्योंकि जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं अगर आपको हो रहे हैं आपको मिलना चाहिए, और कितना सीवियर है ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट बता सकते हैं। तो ये कैसे डायग्नोस होता है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? यूजुअली ये एक अल्ट्रासाउंड द्वारा या लैप्रोस्कोपी द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग के, हैवी ब्लीडिंग के, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, पेल्विक पेन होना, फैटिग, ब्लोटिंग या लोअर एब्डोमेन में पेन होना सबसे बड़े रीजंस हैं डॉक्टर के लिए ये सोचने के लिए कि शायद एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट्स में पेन किलर्स इंक्लूडेड है, हार्मोनल मेडिकेशंस इंक्लूडेड है, और कभी कभी सर्जरी भी काम आ सकता है। न्यूट्रिशन जो आप खाते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट में। ये आपके पेट में जो वातावरण है उसे बरकरार रखता है, इम्यून सिस्टम को नॉर्मलाइज करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में होते हैं उसे ठीक से बैलेंस कर सकता है, और लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव कर सकता है। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स में भी लिवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, और की सप्लीमेंट्स जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे आपको, क्योंकि वो आपके पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल के ऊपर आधारित होते हैं, इसलिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और तब वो डिसाइड करेंगे कि आपको पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंट्स कैसे दिए जाए। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट या रेड मीट्स आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ता है। आपको ऑर्गेनिक खाना ज्यादा खाना चाहिए। अगर आप रेड मीट खा ही रहे हैं तो क्वांटिटी कम कीजिए। ट्रांस फैटी एसिड्स आपको कम करना चाहिए। ये बटर हो सकता है या अनहेल्दी फैट हो सकता है। ट्रांस फैट्स में की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। आपको ये अवश्य देखना चाहिए जो भी आप खा रहे हैं पैकेज फूड, उसमें हाइड्रोजिनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड फैट्स है या नहीं, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। सो ओमेगा 6 फूड्स जो हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए, जिसकी वजह से ओमेगा 3 का जो रेशियो होता है बॉडी में, 3 और 6 का रेशियो होता है, वो बैलेंस हो सकता है। ओमेगा 6 कौन से फूड आइटम्स होते हैं? प्रोसेस्ड स्नैक्स हो गए, पैकेज स्नैक्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, केक, फैटी मीट्स हो गए, या प्रोसेस्ड मीट हो गया, ये सब अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। कैफीन को भी आपको कम करना चाहिए, ना कि कॉफी को आपको कम करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल पेन भी बढ़ सकता है
कई पेशेंट्स में। प्रोसेस्ड फूड आपको कम करना चाहिए, मैंने कहा, क्योंकि हार्मोनल प्रोसेसिंग जो लिवर कर सकता है वो मार खा सकता है ये अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। ग्लूटेन नामक जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है उसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आप रतालू खा सकते हैं, कीनवा, राइस खा सकते हैं, वाइल्ड राइस यानी रेड राइस वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको सिम्टम्स में कमी की आशंका आप रख सकते हैं। अल्कोहल आपको कम करना चाहिए। एक हेल्दी लिवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हार्मोनल बैलेंस ठीक हो, और अल्कोहल अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो तो लिवर उसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, केमिकल वेस्ट को ठीक से बॉडी से निकाल नहीं पाता और बॉडी में एक्सेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। अल्कोहल इन्फ्लेमेटरी भी होता है जिससे सूजन ज़्यादा हो सकता है, और विटामिन डी अब्जॉर्प्शन भी लिवर में कम होने के चांसेस अल्कोहल की वजह से हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। जैसे कि खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस मैंने टॉक्सिन्स बताए हैं वो फाइबर ज़्यादा खाने से आपके बॉडी से निकल सकते हैं। एक्सेसिव हार्मोन्स हो गया, एक्सेसिव ईस्ट्रोजन हो गया, ये सब अगर आप अपना पेट का वातावरण ठीक रखेंगे, जिसे गट फ्लोरा कहते हैं, उससे भी आपको एंडोमेट्रियोसिस सिम्टम्स कम करने में बहुत हेल्प हो सकता है। खूब सारा पानी पीजिए जिससे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकल सके। बीन्स, मटर हो गए, एप्पल, नट्स, सीड्स, कैरेट, थोड़े दाल, ये सारे अगर आप इंक्लूड करेंगे जिनमें नेचुरल फाइटोईस्ट्रोजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ये बैलेंस हो सकता है आपके बॉडी में। ओमेगा 3 आपको इंक्लूड करना चाहिए। कुछ ऐसे ऑयली फिश होते हैं जिसे हम सामन कहते हैं, ट्राउट्स, मैकरल्स वगैरह कहते हैं, कुछ नट्स, सीड्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तो भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीसेंट स्टडीज दिखा रहे हैं कि लाइकोपीन नामक पदार्थ अगर आप अपने बॉडी में इंक्लूड करेंगे तो ये अबनॉर्मल एक्टिविटी बॉडी में जो होता है इन्फ्लेमेशन का वो कम होना देखा गया है। लाइकोपीन एक फाइटोकेमिकल है जो टोमेटोज में, मतलब टमाटरों में, या ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जैसे कि वाटरमेलन्स हो गए, पपाया हो गया, इन सब में होता है। लाइकोपीन आप अगर खाते हैं तो अबनॉर्मल एक्टिविटी, एंडोमेट्रियोसिस में जो सेल्स में अबनॉर्मल एक्टिविटी देखा जाता है वो भी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्याज इंक्लूड कीजिए, अदरक, लहसुन इंक्लूड कीजिए जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, जिससे आपके पेट में गट फ्लोरा जो मैंने कहा वातावरण जो है ठीक रहता है। इनमें बायोफ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन से राहत दे सकते हैं। आपको ऑर्गेनिक फूड्स ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। वॉलनट्स, एग्स, टूना नामक फिश, चिकन, ये सब इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इनमें सेलेनियम नामक एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जिससे आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन ज्यादा हो सकता है और इम्यूनिटी बढ़ सकता है। तो ये अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी इंप्रूव हो सकता है। आपके खाने में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड रखना चाहिए, यानी कि जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो फूड आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे ये पेन सिम्टम्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आप फर्टिलिटी के लिए, बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।